नमस्कार स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने ज्योग्राफी अलर्ट यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 9 जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारी यूनिट 3 है स्टूडेंट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है क्या है, किन देशों के बीच में किया जाता है, कैसे इतिहास के बारे में बात करेंगे कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पहले से किया जाता था और कैसे अब किया जाता है। तो उसके बारे में पूरा ही डिस्कस करने वाले हैं हम। तो बने रहिए मेरी वीडियो में और देखते रहिए ज्योग्राफी अलर्ट यूट्यूब चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका अपना ही चैनल है। अब स्टूडेंट हम इंटरनेशनल ट्रेड की डेफिनेशन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की डेफिनेशन क्या होती है पहले डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड का क्या हिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर पूरा विवरण देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक्चुअल में होता क्या है और कैसे किया जाता है। तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या डेफिनेशन है। तो एक देश से दूसरे देश में वस्तु सेवाओं का स्वेच्छापूर्वक आदान प्रदान हमारा क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अगर देखा जाए व्यापार को दो स्तरों में विभाजित किया जाता है, एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है और दूसरा हमारा राष्ट्रीय व्यापार होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। और राष्ट्रीय व्यापार के अगर राष्ट्रीय व्यापार के बारे में डिस्कस करें तो राष्ट्रीय व्यापार एक देश के अंदर ही वस्तुओं का स्वेच्छापूर्वक आदान प्रदान हमारा क्या कहलाता है, राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है। तो इंटरनेशनल हिस्ट्री अगर की बात करें इंटरनेशनल ट्रेड की, तो हम स्टार्टिंग से लेकर अब तक की बात करेंगे कि कैसे कैसे इंटरनेशनल ट्रेड में स्टार्टिंग हुई, प्राचीन काल से क्या है और अब क्या है उसके बारे में पूरा देखेंगे। तो प्राचीन समय की ही बात कर लेते हैं। प्राचीन समय में लंबी दूरी तक परिवहन संभव नहीं था, ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होता था क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी इतना डेवलप नहीं हुआ था, और डेवलप ना होने के कारण स्थानीय बाज़ारों तक ही लोग सीमित थे, लोकल मार्केट तक ही लोग सीमित थे, और अपनी बेसिक नीड्स जो होती है भोजन वस्त्र पर ही, मूलभूत आवश्यकताओं पर ही निर्भर थे, जो कि उन्हें अपने लोकल बाज़ार से अवेलेबल हो जाती थी। धीरे धीरे लोगों ने अपने परिधान में, जो लोग धनी थे उन्होंने आभूषण महंगे परिधान खरीदते थे, और फिर क्या हुआ स्टूडेंट, विलासिता की वस्तुओं का व्यापार आरंभ हुआ। धीरे धीरे फिर मार्गों का निर्माण हुआ। उसी में से हमारा है एक रेशम मार्ग जो कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है, और चीन और रोम साम्राज्य के बीच में बड़ा फला फूला ये व्यापार। और रेशम मार्ग इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से रेशम मार्ग के द्वारा, चीन के द्वारा रेशम को रोम साम्राज्य में पहुंचाया जाता था। लॉन्ग डिस्टेंस था स्टूडेंट, उस टाइम पर 6000 किलोमीटर की दूरी क्रॉस कर कर एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जाया जाता था। जिसमें अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात करते हैं तो व्यापारी भारत, पर्शिया, मध्य एशिया के मध्यवर्ती स्थान जो है ये इसमें आते थे। बीच के अगर देश बोलते हैं तो वो इसमें आते थे, और व्यापार किया जाता था रोम साम्राज्य से। चीन साम्राज्य से बहुमूल्य वस्तुएं बनाई जाती थी। रेशम का निर्माण किया जाता था, ऊन का निर्माण किया जाता था, बहुमूल्य महंगी महंगी वस्तुओं का निर्माण कर कर रोम साम्राज्य में उसको बेचा जाता था। फिर क्या हुआ स्टूडेंट, रोम साम्राज्य का विघटन हो गया। 12वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय वाणिज्य में वृद्धि हुई, समुद्री मार्गों का निर्माण हुआ, युद्ध पोतों का विकास हुआ, और युद्ध पोतों के विकास होने के बाद खोजें स्टार्ट हुई। अलग अलग कॉन्टिनेंटल को खोजा गया, अमेरिका की खोज स्टार्ट हुई, अलग अलग देशों की खोज स्टार्ट हुई। और उसके बाद 15वीं शताब्दी आई स्टूडेंट। 15वीं शताब्दी में क्या हुआ, यूरोपियन उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। देशों को गुलाम बनाना स्टार्ट हो गया। यूरोपियन कंट्री कॉन्टिनेंटल में ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेनिशों के द्वारा दूसरे देशों को गुलाम बनाया जाने लग गया। और उस टाइम पर जो फला फूला वो दास व्यापार बहुत फला फूला था स्टूडेंट, क्योंकि लेबर की ज़्यादा ज़रूरत थी।
मनुष्य श्रम की ज़्यादा ज़रूरत थी और जो देश गुलाम थे, अफ्रीकन कंट्री, एशियन कंट्री, वहाँ से लोगों को लेकर जाया जाता था और नए जो खोजे हुए महाद्वीप थे या देश थे उनमें उनको भेजा जाता था, बागान श्रम लिया जाता था और बहुत सारे ऐसे कार्य थे जो कि दासों से लिए जाते थे और उस टाइम पर दास व्यापार की, स्लेव की बहुत ज़्यादा मार्केटिंग थी बोल सकते हैं, क्योंकि व्यापार की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो उसी वजह से दास व्यापार उस टाइम पर बहुत ज़्यादा किया जाता था। धीरे धीरे हर चीज़ डिक्लाइन होती है स्टूडेंट, तो धीरे धीरे दास प्रथा भी डिक्लाइन होने लग गई, समाप्ति हो गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, 18वीं शताब्दी आई स्टूडेंट। 18वीं शताब्दी आने के बाद औद्योगिक क्रांति आई। उसके पश्चात कच्चे माल जैसे कि अनाज, मांस, ऊन की मांग बढ़ी और लेकिन विनिर्माण की वस्तुओं की तुलना में मौद्रिक मूल्य घट गया। तो ये क्या स्टूडेंट, औद्योगिक क्रांति आने के बाद कच्चे माल को मैं बताती हूँ कि क्या है ये कच्चे माल का, क्या बोल रखा है इसमें। दो देश हैं, एक में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसमें हम बोल सकते हैं कि यूरोपियन कंट्री है जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है। एक हमारी अफ्रीकन या एशियन कंट्री है जो कि अंडर डेवलप्ड है या बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। यहाँ पर प्राथमिक कार्य किए जाते हैं व्यक्तियों के द्वारा। प्राथमिक कार्य हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने नहीं किए हैं तो आप ज्योग्राफी अलर्ट पर जाकर देख सकते हो कि कौन कौन से प्राथमिक कार्य होते हैं। तो प्राथमिक कार्य इस देश में किए जाते हैं। यहाँ पर सेकेंडरी कार्य मोस्टली किया जाता है। विनिर्माण द्वितीय क्रियाओं में आते स्टूडेंट, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आती है, तो इन देशों के द्वारा विनिर्माण का कार्य किया जाता है। तो प्राथमिक सामान को यहाँ पर भेजा जाता है, उसका रूप परिवर्तन किया जाता है और यहाँ पर इसको जब लिया जाता है तो वो सस्ते दामों में स्टूडेंट यहाँ पर लिया जाता है। इस देश के द्वारा सस्ते दामों पर लिया जाता है, रूप परिवर्तन कर कर इसको दोबारा से अंडर डेवलपिंग कंट्री में बेच दिया जाता है और जो उनकी कीमत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कंपैरिजन अगर हम कच्चे माल से करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा कीमत होती है विनिर्माण वस्तुओं की। तो इस तरीके से व्यापार किया जाता था, एक कॉन्टिनेंटल से या एक देश से दूसरे देश में कच्चे माल को मंगाया जाता था, उसका रूप परिवर्तन कर कर दोबारा से उन देशों में भेजा जाता था, वो भी एक व्यापार का रूप था। ओके स्टूडेंट, फिर हुआ 19वीं शताब्दी आई। उत्तरार्ध में प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करके प्रदेश अधिक महत्वपूर्ण थे। अब इसमें क्या बात की गई है, अब जो औद्योगिक राष्ट्र थे जिसमें मैंने आप लोगों को जो सेकेंडरी कार्य कर रहे हैं उन देशों की बात कर रही हूँ स्टूडेंट, तो वो उन देशों में आपस में ही जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो औद्योगिक या औद्योगिक राष्ट्र जो है, नेशन जो है, इंडस्ट्रियल नेशन जो है, उनमें आपस में ही व्यापार स्टार्ट हो गया। 18वीं शताब्दी में स्टूडेंट क्या था, 18वीं शताब्दी में कच्चे माल को लेके जाया जाता था, फिर विनिर्माण करके उसको दोबारा से उसी देशों में भेजा जाता था। लेकिन अब क्या था, दोनों ही क्या है, नेशन है और दोनों में ही आपस में व्यापार होता है और दोनों ही औद्योगिक राष्ट्र है और एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। स्टूडेंट क्या हुआ, प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के राष्ट्रों में व्यापार पर बेसिकली कुछ लगाम लगाने की बात कही गई, प्रतिबंध लगाने की बात कही गई और उसी के अवज़ में गेट का निर्माण हुआ। हम नीचे देखेंगे WTO का निर्माण हुआ। तो ये क्या व्यापारिक संगठन है और इनके क्या कार्य है और क्या ये शुल्क को घटाने की बात करते हैं या बढ़ाने की बात करते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे नीचे कि ये क्या होते हैं। WTO गेट क्या है, तो उनके बारे में हम नीचे डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों आया, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड क्यों हो रहा है या क्या ज़रूरत पड़ी इंटरनेशनल ट्रेड होने की, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड है स्टूडेंट, उत्पादन में स्पेशलाइजेशन का परिणाम है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में स्पेशलाइजेशन का या विशिष्टीकरण का परिणाम है। ये आप लोगों को वर्ड पूरी की पूरी लाइन समझना में आ जाएगी स्टूडेंट कि मेरा कहने का तात्पर्य क्या है। अब हम बात करते हैं यूरोपियन कंट्री है। ओके स्टूडेंट,
और यहाँ पर हमारी उष्णकटिबंधीय कंट्री है, या हम अपने भारत को ही इसमें देख लेते हैं, उष्णकटिबंधीय भी है हमारी, बेसिकली उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात करते हैं। तो यहाँ पर कॉफ़ी और चाय का उत्पादन बेसिकली किया जाता है। ओके स्टूडेंट, ये आप लोगों को भी पता है, भारत में कॉफ़ी और चाय का उत्पादन भरपूर तरीके से किया जाता है और अच्छा उत्पादन होता है। और उन उत्पादन का जब हम गुलाम थे या हमें उपनिवेशवाद में थे, ब्रिटेन के उपनिवेशवाद में थे, इंग्लैंड के, तो उस टाइम पर चाय और कॉफ़ी, तम्बाकू की यहाँ पर खेती की जाती थी। और उनको क्या किया जाता था, क्योंकि स्पेशलाइजेशन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही ये पौधा उग सकता है चाय और कॉफ़ी का। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय नहीं है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। सर्दी यहाँ पर बेसिकली है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय है। तो टेम्परेचर यहाँ पर मिल रहा है इनको चाय की, लेकिन पीने की ज़रूरत यहाँ पर है। कंज्यूमर यहाँ पर यूरोपियन कंट्री में बैठा है, लेकिन उत्पादन कहाँ पर हो रहा है, उष्णकटिबंधीय कंट्री में हो रहा है। तो स्पेशलाइजेशन यहाँ पर है, स्पेशलाइजेशन यहाँ पर है। तो व्यापार के लिए यहाँ पर तो पीने की ज़रूरत नहीं है, कंज्यूमर बहुत ही कम है। जब तक पता नहीं था तब तक कंज्यूमर भी नहीं थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, लेकिन कंज्यूमर कहाँ बैठे हैं, दूसरी कंट्री में बैठे हैं। तो कंज्यूमर जब दूसरी कंट्री में बैठे हैं, स्पेशलाइजेशन के लिए इनको ज़रूरत है, तो व्यापार तो अपने आप ही होगा स्टूडेंट। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हैं, मैं आप लोगों को दोबारा से ये समझा दूँगी। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों आया। हमने स्पेशलाइजेशन देखी। दूसरा है कि विश्व की अर्थव्यवस्था भी इससे क्या होती है, लाभान्वित होती है। विश्व की अर्थव्यवस्था को भी, इकोनॉमिक को भी इससे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, इंटरनेशनल ट्रेड से बहुत ही प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए भी अस्तित्व में आने का इसका एक पर्पज़ था। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या है। ओके, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता का मतलब है कि हर जगह असमानता है। अंतर्राष्ट्रीय, अभी बात हुई है स्टूडेंट स्पेशलाइजेशन का ही इसमें डिस्कस किया हुआ है कि सभी राष्ट्रों में संसाधन विभिन्न भिन्न है, हर जगह एक जैसे संसाधन नहीं पाए जाते। अगर हम देखते हैं चाय के बागानों को, कॉफ़ी के बागानों को, तम्बाकू के बागानों को, या फिर कोयले के क्षेत्रों को, लो अश्क को, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, हम संसाधन क्या होते हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हो। तो स्पेशलाइजेशन होने की वजह से ही, भिन्नता होने की वजह से ही इंटरनेशनल ट्रेड की आवश्यकता पड़ी, ये तो हमें पता है। और ये हमें यहाँ पर क्या कहने की बात कर रहा है कि राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता है। आधार क्या है, यही तो है भौतिक संरचना, भू आकृति। अलग अलग देशों की भू आकृति एक जैसी नहीं है, रिलीफ एक जैसा नहीं है, सोइल एक जैसी नहीं है, क्लाइमेट में भिन्नता है, जिन कारण से संसाधन विश्व के राष्ट्रों में संसाधन असमान रूप से वितरित है। और इसी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड स्टूडेंट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि क्या बोला गया है। भौगोलिक संरचना की अगर बात करते हैं तो खनिज संसाधनों को आधार निर्धारित करती है धरातलीय, वही बात इसमें स्टूडेंट कही गई है जो मैंने आप लोगों को अभी बताई है। खनिज संसाधन संपूर्ण समान रूप से वितरित नहीं है। अगर हम कोयले की बात करते हैं तो कोयला अलग जगह पर मिलता है, या फिर हम कृषि की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो वो हमें अलग भौगोलिक संरचना के कारण अलग जगह पर मिलती है। तो इसी वजह से क्या है कि असमानता पाई जाती है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड होता है। जलवायु भी प्रभावित करती है। अब स्टूडेंट हम जनसंख्या कारक देखते हैं कि जनसंख्या कारक कैसे आधार प्रदान करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। तो इसको दो आधारों पर बांट सकते हैं हम, सांस्कृतिक कारक और जनसंख्या का आकार।
बेसिकली जनसंख्या के आकार, वितरण और उसकी विविधता व्यापार की वस्तुओं के प्रकार और मात्रा को भी प्रभावित करती है, वो भी हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल के थ्रू ही देखेंगे स्टूडेंट। तो सांस्कृतिक कारक में क्या है, हर चीज़ की मैंने पहले भी बताया था, स्पेशलाइजेशन होने की वजह से क्या किया जाता है, व्यापार होता है। अलग अलग देशों में अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, अलग अलग व्यापार किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर चीन के द्वारा उत्पादन की बात करते हैं तो यहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। अफ्रीका की अगर बात करते हैं तो चमड़े का काम ज़्यादा यहाँ पर होता है। इंडोनेशिया में, मतलब सब में एक अपनी स्पेशलाइजेशन है जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड होता है। करते हैं जनसंख्या आकार की, जनसंख्या का आकार कैसे फैक्टर बनकर आता है ये भी देखते हैं। एक क्षेत्र है स्टूडेंट जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पर कंज्यूमर भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, संसाधन सीमित है, तो उनका क्या है, व्यापार यहाँ पर कौन सा होगा, आंतरिक व्यापार यहाँ पर अधिक होगा, राष्ट्रीय व्यापार यहाँ पर अधिक होगा, जो हमने ऊपर देखा था। कैसे होगा, क्योंकि इनके पास कंज्यूमर तो अपने पास ही है देश के पास, तो वो अपने संसाधनों को पहले अपनी पॉपुलेशन का भरण पोषण करेंगे, तभी वो इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं। एक स्टूडेंट इसमें लाइफ स्टैंडर्ड भी आता है, जीवन स्तर भी आता है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है और जीवन स्तर कम है तो इंटरनेशनल व्यापार भी कम ही होता है। अगर लाइफ स्टैंडर्ड ज़्यादा है तो इंटरनेशनल व्यापार भी ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग महंगी वस्तुएं खरीद सकते हैं। जब दूसरे देश से वस्तुएं आती है तो टैक्स वगैरह लग के वो महंगी हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, उनका लाइफ स्टैंडर्ड ज़्यादा होता है तो वो महंगी चीज़ों को भी अफोर्ड कर सकते हैं बेसिकली। तो वो भी क्या करता है, बढ़ावा देता है। जब कंज्यूमर होते हैं तब भी इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम वैसे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बोल रही हूँ, जैसे हमारा और चाइना के साथ अभी चल रहा है, जैसी सिचुएशन अभी चल रही है, अगर उसकी बात करते हैं तो अगर हम चाइना के सामान को नहीं खरीदते हैं, हम कंज्यूमर हैं, चाइना हमें तभी तो इंटरनेशनल ट्रेड कर सकता है जब हम उसके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। हम कंज्यूमर है, खरीदेंगे तभी वो हमारे पास भेज सकता है। जब हम नहीं खरीदेंगे उनके सामान को तो वो हमारे पास कैसे भेज सकता है सामान। इंटरनेशनल व्यापार तभी तो हमारा चाइना के साथ हो सकता है जब हम उनके कंज्यूमर होंगे। अगर नहीं होंगे और लॉन्ग टाइम तक नहीं बने रहेंगे तो इंटरनेशनल व्यापार या इंटरनेशनल ट्रेड अपने आप ही धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं आर्थिक विकास की प्रावस्थाएं क्या होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कौन कौन सी फेज होती है, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें कहने का तात्पर्य क्या है स्टूडेंट कि देशों के आर्थिक विकास में विभिन्न अवस्थाओं में व्यापार किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि जो देश कृषि प्रधान होता है, फॉर एग्जांपल अपने ही देश की बात कर लेते हैं, कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर जो व्यापार किया जाएगा वो कृषि से संबंधित वस्तुओं का किया जाएगा। कृषि से संबंधित विनिर्माण की वस्तुओं के लिए कृषि उत्पादों का विनिमय किया जाएगा। अगर कोई देश इंडस्ट्रियल नेशन है या औद्योगिक राष्ट्र है तो बेसिकली वहाँ पर मशीनरी और निर्मित उत्पादों का निर्यात किया जाता है। वो उसी चीज़ का निर्यात करेगा, उसी चीज़ को भेजेगा जो वो बना रहा है। अगर कृषि प्रधान है तो वो उन्हीं चीज़ों का निर्यात करता है जो वो उनके पास है, तो उन्हीं चीज़ों का निर्यात किया जाता है। और आयात किन का किया जाता है कि जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल औद्योगिक राष्ट्र है तो मशीनरी और निर्मित उत्पादों का ही वो क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, और आयातित खाद्य पदार्थों का करेंगे, कच्चे पदार्थों का करेंगे, जिसके द्वारा फिर उसका रूप परिवर्तन कर कर वो दूसरे देशों में भी भेजते हैं और अपने देश में भी उस अपने कंज्यूमर को वो चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, इसकी बात करते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारा है विदेशी निवेश की सीमाएं। विदेशी निवेश की सीमाओं का मतलब है कि पूंजी प्रधान देश, जो देश पूंजी प्रधान है वह देश क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं
विकासशील देशों में, और वहाँ पर एक मार्केट को अवेलेबल करवाते हैं अपने लिए, और पूंजी कैपिटल को वहाँ पर लगाते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं, विदेशी निवेश करते हैं। जैसे अपने देश में अगर देख लेते हैं तो अपने देश में आप लोगों को मिल जाएगी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि दूसरे देशों के द्वारा स्थापित की गई है, तो वो क्या कर रही है, हमारे देश में निवेश कर रही है, विदेशी निवेश कर रही है और व्यापार को बढ़ावा दे रही है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट की बात करते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट है हमारा प्रीवेन तो मैं आप लोगों को पहले भी हिस्ट्री में बता चुकी हूँ। और मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर बात करते हैं फैक्टिंग में, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा है। ट्रांसपोर्टेशन के बगैर इंटरनेशनल ट्रेड, नेशनल ट्रेड करना असंभव हो सकता है या असंभव है स्टूडेंट। बिल्कुल, जब तक हमारा ट्रांसपोर्टेशन डेवलप नहीं है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन, हमारा रेल ट्रांसपोर्टेशन, समुद्री ट्रांसपोर्टेशन, वायु परिवहन, जितने भी हमारे परिवहन के साधन हैं जो कि हमने अपने किया था, नेक्स्ट जो हमने चैप्टर किया है 8th चैप्टर में हमने ट्रांसपोर्टेशन ही किया था, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है स्टूडेंट, तो आप ज्योग्राफी अलर्ट पर जाकर देख सकते हो। आप लोग सीरीज़ वाइज चैप्टर को जब देखोगे तो आप लोगों को अपने आप ही समझ में आता जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि चैप्टर ऐसे दिए हुए हैं कि वो एक दूसरे से इंटरलिंक है। जब हम एक चैप्टर को पढ़ते हैं, बीच में से आप एक चैप्टर उठा लेते हो, तो आप लोगों को कम समझ में आएगा। अगर आप स्टार्टिंग से लेकर फर्स्ट चैप्टर से लेकर और सीरीज़ से चले हुए हो मेरे साथ, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैं पहले आप लोगों को वो चीज़ समझा चुकी हूँ। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बता चुकी हूँ, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में बता चुकी हूँ, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में बता चुकी हूँ। अगर स्टूडेंट आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर ज्योग्राफी अलर्ट पर 12th की सीरीज़ को कंप्लीट देखिए और आप लोगों को समझ में आएगा कि मैम ने क्या बोला है। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन के बगैर इंटरनेशनल ट्रेड हो ही नहीं सकता, ट्रेड हो ही नहीं सकता। इंटरनेशनल करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से हैं? तो पहले पक्ष है व्यापार का परिणाम। परिणाम का क्या तात्पर्य है, हम ये देखते हैं। पहले क्या है, व्यापार की वस्तुओं को वास्तविक तोल परिणाम कहलाती थी, लेकिन धीरे धीरे तोला नहीं जा सकता। बहुत सारी वस्तुएं या सेवाएं, व्यापारिक सेवाओं को तोला नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता, तो धीरे धीरे उसको क्या है, मूल्य के आधार पर कुल मूल्य को व्यापार के परिमाण के रूप में जाना जाने लग गया। ओके स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं व्यापार संयोजन क्या होता है। तो व्यापार संयोजन का मतलब है कि देशों द्वारा आयातित और निर्यातित व्यापार संयोजन का मतलब है कि देशों द्वारा आयातित और निर्यातित वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार में परिवर्तन हुए बिना, अगर बात करते हैं पिछली शताब्दी की, तो उसमें क्या था, हमारा प्राथमिक उत्पादों को प्राधान्यता दी जाती थी, उनको व्यापार के लिए बढ़ावा दिया जाता था। प्राथमिक उत्पाद हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट, प्राथमिक उत्पाद क्या होते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। फिर धीरे धीरे हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बढ़ी, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बढ़ने के बाद विनिर्मित वस्तुओं को प्रमुखता प्राप्त हुई और उनका व्यापार स्टार्ट हुआ, जो कि मैं आप लोगों को ऊपर बता चुकी हूँ कि निर्माण किया जाता है, कच्चे माल को मंगाया जाता है देशों के द्वारा, उसका निर्माण किया जाता है और फिर उसको दूसरे देशों में दिया जाता है या व्यापार किया जाता है। ओके स्टूडेंट, फिर धीरे धीरे व्यापार में और वृद्धि होने के बाद विश्व व्यापार का अधिकांश विनिर्माण क्षेत्रों में आधिपत्य हो गया। सेवा क्षेत्रों में यात्रा, परिवहन, व्यावसायिक सेवाएं इसमें सम्मिलित हो गई। तो धीरे धीरे क्या हुआ, व्यापार में परिवर्तन होने लग गया और व्यापार में ग्रोथ स्टार्ट हो गई, अलग अलग वस्तुओं को लेकर, अलग अलग सेवाओं को लेकर। ओके स्टूडेंट, ये हमें वस्तु और सेवाओं का फ्लो चार्ट दिया हुआ है, जो कि 1980 से 2000 के बीच में दर्शाता है कि कैसे व्यापार का और वस्तु और सेवाओं का कैसे कैसे व्यापार हुआ, ट्रेड किया गया।
ओके स्टूडेंट, अब हम एक फ्लो चार्ट और दे रखा है जिसमें उत्पादों द्वारा व्यापारिक माल का निर्यात किया जाता है। 2004 का डेटा हमें दिया गया है जिसमें कि मशीनरी आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो कि कैसे व्यापार को बढ़ावा दिया गया है और कौन कौन सी वस्तुओं को ज़्यादा ट्रेड के लिए ट्रेड होता है। तो वस्त्र का बिल्कुल ही कम होता है, कपड़े, फिर हमारे लोहा इस्पात। अगर सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो मशीनरी और परिवहन उपकरण का ज़्यादा व्यापार किया जाता है, ज़्यादा ट्रेड किया जाता है प्रेजेंट में। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं, यही हमारे ग्राफ के रिलेटेड में ही दे रखा है कि किन किन वस्तुओं का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। करते हैं स्टूडेंट, व्यापार की दिशा की बात करते हैं। वही चीज़ जो हमने ऊपर डिस्कस की थी वही चीज़ इसमें दे रखी है। एक बार हम दोबारा से इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है वर्तमान कालिक विकासशील देश मूल्यप्रक वस्तुओं के शिल्प आदि का निर्यात करते थे। मतलब जो शिल्प से संबंधित, आर्ट से संबंधित वस्तुएं थी उनका निर्यात किया जाता था। बेसिकली निर्यात कहाँ किया जाता था? यूरोपियन कंट्री में किया जाता था। 19वीं शताब्दी के दौरान व्यापार में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होने के बाद मैंने पहले भी बताया था इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद विनिर्मित वस्तुओं का क्या हुआ? व्यापार स्टार्ट हुआ। किन देशों में हुआ? जो यूरोपियन कंट्री से के उपनिवेशवाद में थे, वहाँ से कच्चा माल लिया जाता था। कच्चे माल को रूप परिवर्तन करके कहाँ पर भेजा जाता था? उन्हीं देशों में भेजा जाता था जहाँ से कच्चा माल लिया जाता था। और उस बीच में प्रॉफिट किसको होता था? इंडस्ट्रियल नेशन को होता था, जहाँ पर औद्योगिक राष्ट्र जो होते थे उनको ही ज़्यादा प्रॉफिट होता था। धीरे धीरे फिर अलग अलग इंडस्ट्रियल नेशन उभरने लगे और उनका आपस में ही व्यापार होने लग गया। मैं बार बार दोबारा से आप लोगों को स्टूडेंट ये बता रही हूँ। आई होप आप लोग बोर नहीं होंगे। तो फिर प्रतिस्पर्धा बढ़ी, आपस में ही इनका व्यापार होने लग गया। फिर उपनिवेशवाद ख़त्म हुआ। उपनिवेश ख़त्म होने के बाद और जो विकासशील देश थे या जो गुलाम देश थे वे भी उभर कर आए, जिसमें से हमारा भारत और चीन जो है विकासशील देश, विकसित देशों के साथ कंपटीशन में आ गए और व्यापार अब चल रहा है इन देशों के बीच में। आप लोगों को भी पता है स्टूडेंट। तो अब हम बात करते हैं व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन क्या होता है? तो व्यापार संतुलन बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, और समझना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो व्यापार संतुलन का मतलब है कि व्यापार में बैलेंस होना, ट्रेड में बैलेंस होना। कैसे बैलेंस होगा? जब हम एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं को भेजते हैं तो वो क्या होता है स्टूडेंट? निर्यात, कि हम उस देश में वस्तु को भेज रहे हैं। और एक देश से दूसरे देश से वस्तु को मंगा रहे हैं या उसको ले रहे हैं, तो वो वस्तु होती है आयात। आयात करना और निर्यात करना। अब हम देखते हैं कि इनमें बैलेंस क्या होना चाहिए। जब हम इस देश को वस्तुओं का निर्यात करते हैं, अधिक मात्रा में करते हैं, और इस देश से मंगाते कम मात्रा में है, तो हमारा जो व्यापार होता है वो सकारात्मक होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें यहाँ पर आर्थिक, अगर बात करते हैं इकोनॉमी की बात करते हैं तो ज़्यादा धन की प्राप्ति होती है, ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अगर हम किसी देश से एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं को निर्यात करते हैं, कम मात्रा में करते हैं, और आयात ज़्यादा मात्रा में करते हैं, तो हमारा जो बैलेंस है, ट्रेड बैलेंस है, वो कहीं ना कहीं असंतुलित हो जाता है। वो हमारा कहलाता है ऋणात्मक या प्रतिकूल व्यापार। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट कि ट्रेड बैलेंस क्या होता है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार की, कि क्या कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार है। तो उसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है या दो प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें से हमारा फर्स्ट है द्विपार्श्विक व्यापार और दूसरा हमारा है बहुपार्श्विक व्यापार। द्विपार्श्विक का मतलब है कि एक देश से दूसरे देश के बीच में व्यापार होना, दो देशों के बीच में व्यापार का होना हमारा क्या कहलाता है? द्विपार्श्विक कहलाता है। जबकि हमारा अगर बहुपार्श्विक व्यापार की बात करते हैं तो बहुत से देशों में व्यापार का होना, एक दूसरे के साथ व्यापार का
होना क्या कहलाता है, हमारा बहुपार्श्विक व्यापार कहलाता है। अब आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टूडेंट समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। अब हम बात करते हैं मुक्त व्यापार की, लेकिन हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे मुक्त व्यापार की, ये हम पार्ट 2 में बात करेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो लॉन्ग हो जाती है और फिर आप लोग नहीं देख पाते स्टूडेंट, तो ये हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, और ऐसे ही बने रहिए अपनी चैनल पर और देखते रहिए अपनी 12th की सीरीज़। बाय बाय, टेक